तो इसके पहले के क्लास में हम आपको बता दिए थे कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। उसमें पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और प्रभासी पदार्थ को काफ़ी अच्छे ढंग से बता दिया गया था। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी हम बताए थे कि समतल दर्पण में तिरछे रूप से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का किरण का परावर्तन किस प्रकार होता है। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा प्रश्न है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन किस प्रकार होता है। यहाँ पर सबसे पहले ए बी एक समतल दर्पण ले लिए हैं। ए बी जो है एक समतल दर्पण है और यहाँ पर ये जो किरण है यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर बनाती हुई समतल दर्पण से मिल रही है और ये जो किरण मिल रही है समतल दर्पण से इसे आपतित किरण कहते हैं और फिर ये टकरा कर जो वापस आ रही है इसे परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, परावर्तित किरण को R से सूचित करते हैं और आपतित किरण को I से सूचित करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा ये है कि समतल दर्पण में जब किरण लंबवत पड़ रही है तो परावर्तन किस प्रकार होता है। तो दोस्तों आपको आंसर याद रखना है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। मतलब ये कहा जा रहा है ये कि जब समतल दर्पण पर लंबवत कोई आपतित किरण जाती है ना तो ये टकराने के बाद ठीक उसी रास्ते पर चली जाती है। मतलब जिस रास्ता से गई उसी रास्ते पर वापस आ जाती है। किस दर्पण में ऐसा होता है तो ये समतल दर्पण में। कब? जब ये 90 डिग्री के रास्ते पर चलती है। तो आपको याद रखना है कि समतल दर्पण में कोई आपतित किरण 90 डिग्री के एंगल पर अगर वो जाएगी तो उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। और इस स्थिति में चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I बराबर R होता है। तो इस स्थिति में प्रश्न में पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो दोस्तों परावर्तन कोण का मान जो होगा 0 डिग्री होगा। आपतन कोण चाहे परावर्तन कोण दोनों का मान यहाँ पर 0 डिग्री होगा। हालांकि परावर्तन कोण ही परीक्षा में पूछेगा तो आपको याद रखना है परावर्तन कोण का जो मान होगा 0 डिग्री। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी इमेज किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने खड़े होते हैं तो हम ही लोग के समान एक आकृति बनती है, वही होता है प्रतिबिंब। जैसे हम खड़े हुए हैं तो हमारे पीछे एक काला आकार का एक आकृति बना है, ये क्या है? प्रतिबिंब है। लेकिन प्रकाश के परावर्तन में प्रतिबिंब की परिभाषा किस प्रकार होती है, आइए आपको मैं बताता हूँ कि इसमें प्रकाश के परावर्तन में प्रतिबिंब को किस प्रकार पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है प्रतिबिंब की परिभाषा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है ना, प्रकाश के परावर्तन में जब आप लोग प्रतिबिंब को पहचानिएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। मतलब कोई बिंदु है और वहां से प्रकाश की किरण आ रही है। जैसे मान के चलिए यहाँ से ये बिंदु है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण समझ लीजिए कि आ रही है। तो यही बात लिखा गया है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरण है आ रही है दर्पण से परावर्तन के बाद। अब मान के चलिए यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, दर्पण से कह रहा है कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाके मिल रही है। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आके पॉइंट मिल गया, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या मान के चलिए इधर कोई पॉइंट है, यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। दो कंडीशन है, या तो किसी बिंदु पर मिल रही है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इसे ही हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज कहा जाता है। तो प्रतिबिंब आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर पहला जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, इसे अंग्रेजी में रियल इमेज कहते हैं। दूसरा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, इसे अंग्रेजी में इमेजिनरी इमेज कहते हैं।
तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे रियल इमेज कहा जाता है। आखिर ये रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसकी परिभाषा देखिएगा ध्यान से दोस्तों। अगर आप प्रतिबिंब की परिभाषा याद किए हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब दोनों की परिभाषा आप काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। देखिएगा, लिखा गया है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, इसलिए इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब दोस्तों, परिभाषा ये कह रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, देखिए कोई बिंदु है, इस बिंदु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, मतलब इस परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिलवे करती है, वास्तव में मिलती है और कहीं से दूसरी जगह से नहीं आ रही है, एक जगह जाकर मिल रही है, तो ऐसे प्रतिबिंब को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में सबसे बड़ा चीज़ जो परीक्षा में पूछा जाएगा दोस्तों, वो याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा। वस्तु जैसा होगी, वस्तु की अपेक्षा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। इसीलिए इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि सिनेमा हॉल में जो पर्दे पर चित्र दिखाया जाता है वो कौन सा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है या आभासी प्रतिबिंब। तो आपका जवाब होना चाहिए वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में। आभासी प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेजिनरी इमेज कहते हैं, इसे काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका भी परिभाषा वास्तविक प्रतिबिंब के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इस परिभाषा में। परिभाषा क्या कहता है, परिभाषा कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, इसीलिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब दोस्तों, परिभाषा कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जैसे जब दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ पर ये जिस बिंदु से यहाँ पर कोई बाहर पॉइंट है, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, इसे ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए यहाँ पर ये पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है दोस्तों कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। मतलब वस्तु जैसा रहेगा वैसा ही यहाँ पर दिखाई देगा, वस्तु की अपेक्षा एकदम सीधा ही दिखाई देगा, इसीलिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब आपसे पूछा जाएगा कि पर्दे पर किस प्रतिबिंब को नहीं प्राप्त किया जा सकता है, तो आभासी प्रतिबिंब आपको याद रखना है। और एक और चीज़ दोस्तों आपको याद रखना है, कहीं भी अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो समझ जाना है कि वो सीधा ही बनेगा। और दूसरी चीज़, अगर कहीं वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो समझ जाना है कि उल्टा ही होगा। आपको क्या याद रखना है शॉर्टकट में, कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। तो उल्टा और सीधा का खेल आपको याद रखना है। कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो दोस्तों आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख चुके हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। आप लोग याद रखेंगे समतल दर्पण को अंग्रेजी में प्लेन मिरर कहा जाता है। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि समतल दर्पण में लंबवत और तिरछे रूप से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। तो वही चीज़ एक बार फिर से आपको समझना है, लेकिन इसमें आपको समझना है दोस्तों कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है।
तो जैसे इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा mm' एक समतल दर्पण लिया गया है। क्या लिया गया है? mm' एक समतल दर्पण लिया गया है और वो जहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ ये समझिए कि एक प्रकाश स्रोत है और यहाँ से प्रकाश स्रोत है जब, तो यहाँ से तो अनेक किरणें निकलती होंगी, क्योंकि किसी भी प्रकाश स्रोत से अनेक किरणें निकलती है। लेकिन यहाँ पर हम दो ही किरणों को दिखाए हैं। यहाँ पर देखिएगा दो ही किरण को दिखाया गया है प्रकाश के रूप में। एक जो किरण है OM है और दूसरी जो किरण है OA है। यहाँ पर दो किरणें आपतित हो रही है, एक है OM और दूसरी है OA। अब आपको हम बताते हैं कि इसमें परावर्तन किस प्रकार हो रहा है और प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली जो किरणें होती हैं परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए O एक क्या है, O से M तक एक आपतित किरण है और ये लंबवत 90 डिग्री के एंगल पर समतल दर्पण पर जाके मिल रही है। इसीलिए परावर्तन के बाद ठीक ये इसी रास्ते पर वापस लौट जा रही है। उसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए O से A तक एक आपतित किरण है और ये चूंकि तिरछे रूप में है इसीलिए ये समतल दर्पण से परावर्तन के बाद B की दिशा में जाती है, यानी AB जो है यहाँ पर परावर्तित किरण है। तो यहाँ से परावर्तन के बाद ये B की दिशा में चली जाती है और जाने के बाद जब यहाँ पर हम लंब खींचते हैं तो यहाँ पर देखिएगा I आपतन कोण और R परावर्तन कोण बन जाता है। लेकिन दोस्तों हमें समझना है कि प्रतिबिंब इसमें किस प्रकार बनता है। फिर से समझिएगा यहाँ पर दोस्तों, तो जैसे कि वो जो बिंदु स्रोत है यहाँ से किरणें आई फिर लौट कर चली गई और फिर यहाँ पर O से A तक आई और परावर्तन के बाद B तक चली गई, तो हमारी आँख को लगता है कि हई लौट के जो गई है ना किरण एक अन्य बिंदु I से आ रही है, जिसको हम डॉट डॉट के द्वारा दिखाए हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर AB जो परावर्तित किरण यहाँ A से जा रही है, ये कहाँ से आ रही है? ये I से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर हम यहाँ पर I लिखे हुए हैं, यही समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब है। वो जो देखिए यहाँ पर वो यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है और इसका प्रतिबिंब क्या है? I है। यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। आपको हमेशा याद रखना है कि समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और यहाँ पर देख भी सकते हैं प्रतिबिंब यहाँ पर पीछे बन रहा है। इस प्रकार दोस्तों निष्कर्ष यहाँ पर ये निकल रहा है। अब आगे अगर आप वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी मापेंगे, जैसे कि MO और MI की दूरी मापेंगे तो O बराबर ही होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है दर्पण से वस्तु की दूरी MO बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी MI। इसीलिए वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। और इसीलिए आगे लिख दिया गया है अतः समतल दर्पण में कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होगी उसका प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनता है। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। तो ये पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? इसे अंग्रेजी में लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। तो दोस्तों पार्श्व जो परिवर्तन होता है यहाँ पर देखिएगा, पार्श्व का मतलब हिंदी में बगल में होता है, साइड में होता है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग क्या होगा? तो देखिए लिखा गया है कि समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बाएं तरफ और बायां भाग दायां तरफ दिखाई देता है। इसे ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। मतलब परिभाषा ये कह रहा है कि दोस्तों जब हम लोग समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं, दायां भाग बायां तरफ और बायां भाग दायां तरफ दिखाई देता है, तो इसे ही हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो चित्र के द्वारा आपको हम समझा देते हैं कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन के बाद प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। जैसे देखिए यहाँ पर R लिखा हुआ कोई अक्षर है, जब इसको आप समतल दर्पण में देखिएगा तो ये ऐसा दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि नियम क्या कहता है कि बायां भाग दायां तरफ, दायां भाग बायां तरफ दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये लेटर दिखाई देगा। आइए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख चुके हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है इसकी क्या विशेषता होती है। लिखा गया है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर
में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखें। विशेषता मतलब क्या होता है? खूबी। खूबी का मतलब क्या होता है? जिसमें वो गुण पाया जाता है। जैसे कोचिंग में लड़का लड़की आता है तो देखिएगा बेंच पर बैठा रहता है, कोनो न कोनो से कोनो बातचीत करता रहता है, तो वो उसकी खूबी है। कभी है न तो कभी हो न, ताक झांक होता रहता है। तो इसीलिए अगर आपके अंदर ऐसी खूबी है तो आप उसको त्याग दीजिए अगर आगे बढ़ना है तो। हमारा खूबी क्या है? हमारा खूबी है कि पढ़ाते रहना, बताते रहना। अब कहो कि हम भी त्याग दे रहे, हम भी, जब हम ही त्याग देंगे तो पढ़ाएगा कौन? तो हमारा खूबी बने रहना चाहिए, अच्छा है, क्योंकि अगर बताते रहेंगे तो आप लोगों को समझ में आता रहेगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है इसकी क्या खूबी है। जैसे हमारे पीछे प्रतिबिंब बन रहा है ना, ये समझ लीजिए कि समतल दर्पण नहीं है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। ऐसा ही प्रतिबिंब जब समतल दर्पण में बनता है तो देखिए दोस्तों, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 समझिएगा ध्यान से, यह कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। मतलब ये दोस्तों ये कह रहा है कि समतल दर्पण में कोई भी जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा दर्पण के पीछे ही बनेगा। जैसे हमारे पीछे क्या है? बोर्ड है। अब बोर्ड के पीछे एक काला टाइप में जो आकृति दिखाई दे रहा है वो क्या है? प्रतिबिंब। तो उसी प्रकार समतल दर्पण में भी कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनेगा। दूसरका स्थिति क्या कहता है दोस्तों? दूसरका स्थिति कहता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। मतलब दूसरका स्थिति कह रहा है कि प्रतिबिंब का जो आकार होगा ना, वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। जैसे मतलब हमारा जो साइज है, हम जितने चाका हैं उतना ही हमारा समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनेगा। आपका भी जितना साइज है, जिस भी वस्तु का साइज है, जैसे मार्कर है तो मार्कर की साइज, मार्कर को जब आप समतल दर्पण में लेके जाइएगा तो ये भी उतना ही बड़ा दिखाई देगा जितना चाका है ये। तो समतल दर्पण की यही विशेषता है, जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर हो जाएगा तो समझ जाना है कि वो समतल दर्पण होगा। और आपको याद भी रखना है, आगे काम आएगा कि पूछेगा कि किस दर्पण में जितना चाका वस्तु होगा उतना चाका ही प्रतिबिंब, वो भी हमेशा बनेगा। किस दर्पण में? तो वो समतल दर्पण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कंडीशन कह रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। चाहे वस्तु कैसी भी हो, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में वो हमेशा सीधा ही बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। ये कंडीशन है। उसके बाद अगला कंडीशन कह रहा है 4 नंबर, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब ये पार्श्विक रूप से क्या होता है दोस्तों? पार्श्विक रूप से मतलब वही हुआ, बायां भाग दायां तरफ बनता है और दायां भाग बायां तरफ बनता है। इसे ही कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। यानी कहने का मतलब है कि समतल दर्पण में जब आप खड़ा होखिएगा तो ये जो हमारा दाहिना हाथ है बायां तरफ दिखाई देगा और बायां वाला जो भाग है वो दाहिना तरफ दिखाई देगा। इसी को कहते हैं प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बन रहा है। आइए देख लेते हैं अगला कंडीशन दोस्तों। अब अगला कंडीशन कह रहा है कि प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि प्रतिबिंब के परिभाषा में ही आपको बताए थे आभासी प्रतिबिंब में कि प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी जब होगा तो उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस बात को याद रखना है, आभासी रहेगा तो पर्दा पर प्राप्त नहीं होगा, इस बात को याद रखना है। अगला कंडीशन है दोस्तों कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होती है। अगला कंडीशन कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होती है। मतलब कह रहा है कि जैसे समतल दर्पण है, अब उसके जितना सामने जाइएगा, उसके जितना आगे जाइएगा, उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। यही समतल दर्पण की प्रतिबिंब की विशेषता है। एक बार फिर से मैं आप सभी को रिकॉल करा देना चाहता हूँ समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में। 6 गो स्थिति है दोस्तों। पहला स्थिति क्या है दोस्तों? पहला स्थिति है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा स्थिति है दोस्तों, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा का स्थिति है दोस्तों, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। चौथा स्थिति है दोस्तों, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और 5वां स्थिति है दोस्तों, प्रतिबिंब आभासी बनता है, अर्थात इसे आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और सबसे आखिरी स्थिति है दोस्तों,
प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होती है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और क्या क्या गुण होते हैं। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे ढंग से प्रकाश के परावर्तन की एक एक टर्म जो होता है समझा कर बताया हूं और आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार का दिक्कत लगता है तो कमेंट बॉक्स में जगह खाली है, ढेर स्पेस है, आप लोग वहां से हमसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में जितना भी टॉपिक बताया जा रहा है इसका PDF नोट्स भी अगर चाहिए तो आप हमसे कमेंट कर दीजिएगा, PDF नोट्स भी आपको व्यवस्था करा दिया जाएगा। तो अब दोस्तों हम मिलेंगे अब अगले टॉपिक में, प्रकाश के परावर्तन के जो आने वाला आगे जो टॉपिक है उस पर मिलेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।